स्टेक होल्डर के आप कितने उसमें रिजल्ट्स करवा सकते हैं अपने डेटर्स को कितनी जल्दी आपको? अच्छा, स्टेक होल्डर कौन होता है इसमें? फाइनेंसर है तो वो तो चाहेगा कि बेहतर हो, और अगर शेयर होल्डर है तो कि बेहतर इन्वेस्टमेंट हुई वो तो जो इस सिलसिले में बेस्ट मुझे अब तक मिला है वो मैं बोल देता हूँ, मुझे करेक्टली रिमेंबर। वो कहता है कि ये जो आपकी करंट रेशियो है दैट डिपेंड्स ऑन योर प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ कैश फ्लोज। द मोर प्रेडिक्टेबल द कैश फ्लोज आर द लेस करंट रेशियो इज रिक्वायर्ड एंड वाइस वर्सा। और जो किताबों में एग्जांपल है वो फिश मॉन्गर और ज्वेलर की, कि जो एक मछली बेचने वाला है उसने रोज मछली खरीदनी है और बेचनी है, उसकी कैश फ्लो स्ट्रांग है। और एक ज्वेलर अगर दिहाड़ी लगेगी तो 2-3 लाख की लगेगी, लेकिन 2-2.5 महीने ना लगे तो ना लगे, तो अब उसको एक ज्वेलर को एक हाई वर्किंग कैपिटल रेशियो रखनी है। और ऐसा बिजनेस जिसमें कैश फ्लोज हाईली प्रेडिक्टेबल है वो एक लो रेशियो से कर सकते हैं। अगर आपकी गाड़ी बनने से 6 महीने पहले बिक जाती है तो आपने क्या करना, आपको तो वैसे ही 1 साल का क्रेडिट मिल गया, सप्लायर को पैसे आपने बाद में देने हैं, गाहक से आपने पैसे पहले ले लिए हैं, गाड़ी बनने से भी 6 महीने साल पहले पैसे ले लिए हैं। ना होंडा टोयोटा दे कैन अफोर्ड टू हैव लो करंट रेशियो। लेकिन ऐसे बिजनेसेस जिनकी कैश फ्लोज प्रेडिक्टेबल नहीं है दे विल नीड टू हैव अ हाई करंट रेशियो। सो इट बेसिकली अ ट्रेड ऑफ। देन यू हैव टू कंट्रोल ओवर ट्रेडिंग, ओवर स्पेंड ना कर जाए। सबसे ज्यादा जो बैंकरप्सी होती है वो इसकी वजह से होती है, ओवर ट्रेडिंग, कि आप अपने वर्किंग कैपिटल का वॉल्यूम से ही जज नहीं कर सकते। देन यू नीड टू कंट्रोल दीज 4। आप पे वर्किंग कैपिटल की रेशियोज हैं, करंट रेशियो, क्विक रेशियो, टर्नओवर रेशियो में डेटर क्रेडिटर स्टॉक टर्नओवर रेशियो, कलेक्शन पीरियड का इन्हीं का रिवर्स, और फिर जी स्कोर। बहुत पहले जी स्कोर पूछा जा चुका, मैंने जस्ट रेफर किया। हाउ मच टू इन्वेस्ट इन वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट्स में कितना करना है। जो एक ट्रेडिशनल अप्रोच है वो ये कहती है कि जो आपके नॉन करंट एसेट्स हैं दोज शुड बी फाइनेंस्ड बाय नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट एसेट शुड बी फाइनेंस्ड बाय करंट लायबिलिटीज। एक स्मॉल बिजनेस की अप्रोच आमतौर पे जो देखने के अंदर आई है कि वो अपनी करंट लायबिलिटी से अपने नॉन करंट एसेट को फाइनेंस कर लेता है, एंड दैट्स व्हाई इट फॉल्स इनटू ट्रबल। एंड देन मॉडरेट अप्रोच, बल्कि जो मॉडर्न अप्रोच है वो बेसिकली थोड़ी सी कंजर्वेटिव भी है, लेकिन आजकल की बिजनेस वर्ल्ड में ये अप्रोच सबसे ज्यादा फॉलो की जा रही है। इसके मुताबिक यस, योर नॉन करंट लायबिलिटी शुड फाइनेंस योर नॉन करंट एसेट एंड योर करंट लायबिलिटी शुड फाइनेंस। अब आप अपने करंट एसेट्स को 2 तरह के एसेट्स में बांटते हैं। एक है परमानेंट करंट एसेट्स और एक है नॉन परमानेंट करंट एसेट्स। Your current liability should finance only your non-permanent current assets, and a non-current liability should finance your permanent current assets. Permanent current assets का concept जो है वो जैसे stock level है। और now most of the businesses intend to maintain constant stock level. अब अगर आपने constant inventory maintain करनी है, अगर आपने constant inventory maintain करनी है तो वो आपकी कांस्टेंट इन्वेंटरी आपका परमानेंट करंट एसेट है। अगर आप उसको करंट लायबिलिटीज के जरिए फाइनेंस करेंगे तो देयर इज अ वेरी हाई चांसेस ऑफ बैंकरप्सी। ये जो प्रपोजल है ये थोड़ी सी कंजर्वेटिव है उसके अंदर, बिकॉज हमारी जो नॉन करंट लायबिलिटी होती है आमतौर पे वो इंटरेस्ट बेरिंग होती है और करंट लायबिलिटी विदाउट इंटरेस्ट होती है। सो जब आप करंट एसेट्स को नॉन करंट लायबिलिटी से फाइनेंस करते हैं तो थोड़ी सी फाइनेंशियल कॉस्ट हाई हो जाती है, लेकिन ये एक सेफ मोड है, इसमें बैंकरप्सी के चांसेस नहीं है। जो पहली 2 कन्वेंशनल अप्रोच है और जो स्मॉल बिजनेस अप्रोच है उसमें बैंकरप्सी के चांसेस हाई होते हैं। सो आजकल का मॉडर्न ट्रेंड ये है। और अगर आप इस सूरत में हैं तो आप लेस देन 1 की करंट रेशियो भी बड़ी अच्छी है, क्योंकि आपने अपने जो परमानेंट करंट एसेट्स है उनको तो फाइनेंस किया हुआ नॉन करंट लायबिलिटी से, तो आप लेस देन 1 इज गुड, 0.7:1 is good, 0.8:1 is too good. एंड इसलिए आप जाके देखें जो कैश रिच कंपनीज हैं, आई हैव सीन कंपनीज विद 0.3:1, सो मच सो, बिकॉज डर कोई नहीं है, चीज बिकने से पहले पैसे आ जाने हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में ईओक्यू, इन्वेंट्री मैनेजमेंट मोस्टली ईओक्यू के इन्वॉल्व करती है। वैसे इसके अलावा इन्वेंट्री लेवल्स के फार्मूलाज भी हैं जो आपने अपनी अर्ली स्टडीज में पढ़े हुए हैं, और वर्किंग कैपिटल के अंदर एबीसी भी डिस्कस किया जाता है।
सो ये EOQ का फॉर्मूला है 2 into एनुअल रिक्वायरमेंट इंटू कॉस्ट पर ऑर्डर इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ये तो जनरल फार्मूला है और इसमें ये कंसिडर किया जाता है कि आपको एनुअल रिक्वायरमेंट और लीड टाइम और ये सारा कुछ विद सर्टेनिटी पता है। अगर आपको ये पता ना हो तो फिर आपको प्रोबेबिलिटी थ्योरी अप्लाई करनी पड़ती है। और ICAP का एग्जामिनर पास पेपर में 2-3 दफा सवाल पूछ चुका है कि जहां पे एनुअल रिक्वायरमेंट सर्टन नहीं है, मॉड्यूल डी में सवाल पूछा हुआ है जहां पे लीड टाइम सर्टन नहीं है, तो फिर आपको प्रोबेबिलिटी थ्योरी अप्लाई करनी पड़ती है। इज इट एनफ और शुड आई एक्सप्लेन मोर? ठीक है जी। आज प्रोबेबिलिटी थ्योरी ये है कि एनुअल रिक्वायरमेंट आपकी कितनी होगी। आपने कहा जी कि मेरी एनुअल रिक्वायरमेंट 1 लाख भी हो सकती है। इस मॉडल की असम्पशन तो यह है कि एनुअल रिक्वायरमेंट पक्का पता है, लेकिन हकीकी जिंदगी में इतना पक्का पता नहीं होता। आप कहते हैं एनुअल रिक्वायरमेंट 1 लाख भी हो सकती है, 1,10,000 भी हो सकती है, 1,20,000 भी हो सकती है, 90,000 भी हो सकती है, 80,000 भी हो सकती है। ये 5 पॉसिबिलिटीज है मेरी एनुअल रिक्वायरमेंट की। अब इन 5 पॉसिबिलिटीज के साथ हुकअप करना पड़ेगा इनकी अकरेंस की प्रोबेबिलिटी को। एनुअल रिक्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, से 1 लाख होने के 50% चांसेस हैं, इसके 30% चांसेस हैं, इसके 10% चांसेस हैं, इसके 6% चांसेस हैं, इसके 4% चांसेस हैं। सो प्रोबेबिलिटी का टोटल शुड मैच अप 100। अब आप इनकी वैल्यू निकालेंगे XYZ, फॉर एग्जांपल ये आ जाता है 1,05,000। अब मैं बाकी सारी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट करने के लिए जो एनुअल रिक्वायरमेंट यूज करूंगा वो 1,05,000 की होगी। ठीक है सर, इसी के कॉन्सेप्ट में फिर वो स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ जाती है और फिर जी, स्टैंडर्ड डेविएशन भी इसी के एडवांस कॉन्सेप्ट में आती है। बट आई डाउट कि शायद एक दफा शायद पूछा है, अदरवाइज बहुत कॉमन क्वेश्चन नहीं है। और वो एक आध दफा को आप इग्नोर कर दें, आप उस कॉम्प्लेक्सिटी में मत जाएं। आप प्रोबेबिलिटी को इस लेवल तक रखें, काफी है। जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टॉक आउट उसने कहा हुआ था जी। जी वो आज के इसमें है, वो पंचनाथ जूस वाला क्वेश्चन है, वो आज करेंगे अभी थोड़ी देर बाद करेंगे। मैंने सवाल सारे वही रखे हुए हैं जो कि प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, सो वो भी करते हैं। सो एनीवे, नेक्स्ट चीज जो इसके अंदर है दैट इज डिस्काउंट। डिस्काउंट EOQ मॉडल की बेसिक असम्पशन ये है कि कोई डिस्काउंट नहीं है। अगर डिस्काउंट आए तो फिर वो 4 स्टेप्स होते हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं। पहले आप EOQ निकालते हैं विदाउट डिस्काउंट, फिर आप टोटल कॉस्ट निकालते हैं EOQ पे, फिर टोटल कॉस्ट एट डिस्काउंट लेवल, और फिर कंपैरिजन के जरिए मालूम करते हैं कि डिस्काउंट ऑफर अवेल करनी है कि नहीं करनी। और एक से ज्यादा लेवल्स हो तो ये चारों स्टेप्स हर लेवल के लिए रिपीट करने पड़ते हैं। सर, ये डिस्काउंट में पहले जो कई जगह पे कंट्राडिक्शन है, इसमें जब आप निकालते हैं तो कई जगह ऑर्डरिंग कॉस्ट का जो डिफरेंशियल है उसको और परचेज कॉस्ट का डिफरेंशियल उसको कंपेयर किया जाता है कैरिंग कॉस्ट के जो डिफरेंशियल से। लेकिन सर उसमें जो कैरिंग कॉस्ट है कई जगह निकली हुई, उसमें जो आप आफ्टर EOQ निकालते हैं तो वो परचेज कॉस्ट को डिस्काउंट इफेक्ट से नहीं लेता कैरिंग कॉस्ट निकालते हैं। पॉइंट, ये जो पॉइंट वीर साहब ने रेज किया है इसको थोड़ा सम अप करते हैं। ये जो डिस्काउंट की परसेंटेज है, कुछ ऑथर्स ये जो डिस्काउंट फॉर एग्जांपल 1.5%, 2%, 5%, 10%, इसको एनुअल कैरिंग कॉस्ट पर भी अप्लाई करते हैं। इन्वेंट्री में तो लगना ही लगना है, वो एनुअल कैरिंग कॉस्ट पर भी अप्लाई करते हैं। और उसकी प्रीमाइज ये है कि एनुअल कैरिंग कॉस्ट के अंदर सबसे मेजर कंपोनेंट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्रीज होता है। तो जब आपको डिस्काउंट मिलता है तो आपकी इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्रीज रिड्यूस हो जाती है। अगर इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्रीज रिड्यूस हुई है तो कॉन्सिक्वेंटली इंटरेस्ट भी रिड्यूस हो जाएगा। सो पॉइंट वेल नोटेड, प्रोवाइडेड वो कैरिंग कॉस्ट का एडिक्वेट स्प्लिट दे। अगर वो कैरिंग कॉस्ट देता है से ₹5 पर यूनिट पर एनम और उसके अंदर इंटरेस्ट आइडेंटिफाई नहीं करता, तो फिर मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि आप डिस्काउंट परसेंटेज कैरिंग कॉस्ट पर अप्लाई मत करें। क्योंकि कैरिंग कॉस्ट में इंटरेस्ट एक कंपोनेंट है, उसके अलावा गोडाउन रेंट, सिक्योरिटी, इंश्योरेंस, ये वो 100 और कंपोनेंट्स भी हैं। लेकिन 1-2 अटेम्प्ट से सवाल ऐसा आया है जब एग्जामिनर ने कैरिंग कॉस्ट और इंटरेस्ट को अलग-अलग आइडेंटिफाई किया है, तब आप इंटरेस्ट की जो कैरिंग रिलेटेड कैरिंग कॉस्ट है उस पर डिस्काउंट